नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है। अगर वो झूठ ना बोलें तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। हमेशा की तरह एक बार फिर उनका झूठ पकड़ा गया है। आपको मालूम है कि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है और ख़ास तौर से कहें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई है, तब से राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को लेकर, अनछपी किताब को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है और वो संसद में उसको पढ़कर सुनाना चाहते थे। स्पीकर ने उनको नियमों का हवाला दिया कि भाई तरीका ये है, संसदीय परंपरा और संसदीय नियम ये है जिसका पालन सबको करना है, नेता प्रतिपक्ष हो या नेता सदन हो, यानी प्रधानमंत्री से लेकर लीडर अपोजिशन तक सब उससे बंधे हुए हैं, हर सदस्य बंधा हुआ है। और वो ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को, किताब को या फिर किसी मैगजीन अखबार को कोट करते हैं तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है और उसकी कॉपी सदन के पटल पर रखनी पड़ती है। राहुल गांधी ने इस किताब को ऑथेंटिकेट नहीं किया, वो उसके बिना उसको पढ़ना चाहते थे। सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किताब छपी नहीं है, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते। स्पीकर ने भी रूलिंग दी, 4 बार 5 बार रूलिंग दी, लेकिन 4 बार मौका मिला राहुल गांधी को, हर बार वो इसी मुद्दे पर आते। उनके पास बोलने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं था और जो बात वो कहना चाहते थे वो दरअसल वो संसद के बाहर बोल चुके थे और संसद के अंदर भी काफ़ी कुछ उन्होंने बोल दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसा दृष्टांत पेश करेगा जो संसदीय नियमों की धज्जी उड़ाते हों? अगर वो स्पीकर की रूलिंग नहीं मानते तो ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता है। बड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके खिलाफ एक्शन एक उदाहरण बनेगा, एक नज़ीर बनेगी कि दूसरे सदस्य फिर इस तरह का काम करने की हिम्मत न करें। अब राहुल गांधी रोज़ जो है एक पर एक झूठ, जब भी चीन का मामला आता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उनको हर हालत में दिखाना होता है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, सैन्य मामला हो या फिर राजनयिक मामला हो, कि चीन हमसे बहुत सुपीरियर है। और इतना ही नहीं, चीन को सुपीरियर दिखाएं या किसी देश को सुपीरियर दिखाने बताने की कोशिश करें, वो भी समझ में आता है। उसके साथ साथ भारत बहुत घटिया है, भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री घटिया है, सत्तारूढ़ दल घटिया है और पूरी सरकार घटिया है, ये बताने की कोशिश राहुल गांधी लगातार करते हैं। अब उनका सबसे ताज़ा झूठ ये था जो उन्होंने कल बोला। उन्होंने दिखाया मीडिया को जनरल नरवणे का एक ट्वीट अगस्त 2023 में। उन्होंने कहा कि मेरी किताब आ गई है और वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध होने वाली है, तो जो बुकिंग कराना चाहें, हर पब्लिशर और लेखक, किसी भी लेखक की किताब आए तो पब्लिशर अपनी ओर से वो घोषणा करता है कि फला तारीख को किताब आने वाली है, आप अगर उसकी प्रति सुरक्षित कराना चाहते हैं तो प्री बुकिंग करा सकते हैं। ये मामला कुल प्री बुकिंग का था। दूसरी बात, डिफेंस मिनिस्ट्री जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उस पर किताब लिखी जाए, लेख लिखा जाए, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है, उसकी जांच परख करती है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि ऐसी कोई जानकारी बाहर ना जाए जो सेना के ऑपरेशनल डिटेल्स जो गोपनीय होते हैं वो बाहर जाए। तो राहुल गांधी ने, आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में, 4 तारीख से ही शुरू करें, 4 से आज हम बात कर रहे हैं 11, एक हफ्ते में स्पीकर की रूलिंग मानने से मना कर दिया, सदन में अनुशासन मानने से मना कर दिया, सदन के बाहर मिथ्या आरोप लगाने से बाज नहीं आए और उसके अलावा जो है वो सदन को चलने नहीं दे रहे। तो सदन बाधित है राहुल गांधी की जिद के कारण और उनकी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। इसलिए राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो उन्होंने, जो मैं कह रहा था, जनरल नरवणे का एक ट्वीट दिखाया और कहा कि जनरल नरवणे ये कह रहे हैं और पब्लिशर कह रहा है कि किताब छपी नहीं, तो दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैं जनरल नरवणे की बात पर विश्वास करूंगा। कल ही जो है उस सोशल मीडिया पोस्ट आ गया, बयान आ गया जनरल नरवणे का। उन्होंने कहा कि जो पब्लिशर कह रहा है वही सही है और मैं पब्लिशर की राय से, पब्लिशर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
मतलब साफ है कि किताब छपी नहीं है। ये पब्लिशर कह रहा है, ये लेखक कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी, जिनका इस किताब से कोई संबंध नहीं है, इस किताब के न लिखे जाने से न इस किताब के पब्लिश होने से, वो कह रहे हैं कि किताब छप गई। हो किताब की एक प्रति लेकर, पता नहीं वो सिर्फ कवर है, अंदर कुछ नहीं है, या सचमुच की किताब है। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि ये किताब उन्हें कहाँ से मिली। जब किताब छपी नहीं, उनको उसकी प्रति जो वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास है, वो कहाँ से मिली। तो ये जानकारी देने से मना कर रहे हैं। ये जानकारी देने से मना करना एक ऐसी पुस्तक जो अभी तक छपी नहीं है और जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, आर्मी के ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, उनको सार्वजनिक करना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। अब मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं। मेरा तो मानना है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि राहुल गांधी के पास और उस पत्रिका जिसमें दावा किया गया कि पुस्तक के अंश है, उसको कहाँ से मिला, किसने दिया। ये इसकी तह तक जाना ज़रूरी है अगर आपको सच्चाई जानना है। तो राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया कि पब्लिशर और लेखक दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी उनसे उलट बात बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हर मुद्दे पर, आप राफेल से शुरू कर लीजिए, राफेल पर कितने झूठ बोले उन्होंने, और कितनी बार दोहराया होगा कि 29,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। ये पूरा आरोप सरासर झूठ साबित हुआ। राफेल में दलाली ली गई, ये बात झूठ साबित हुई। राफेल सौदे में कोई घोटाला हुआ, ये बात झूठ साबित हुई। लेकिन राहुल गांधी दोहराते रहे। अंत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी लपेट लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि आपको लिखित और अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करनी पड़ेगी, मतलब बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एफिडेविट पर माफ़ी मांगी जाती है अगर अदालत में मामला हो। राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं एफिडेविट नहीं देता क्योंकि मैं तो शपथ ले चुका हूं सांसद की, मुझे और किसी शपथ की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। उसके बाद तमाम मुद्दे आए, पेगासस का मुद्दा आया, हिंडनबर्ग का मुद्दा आया, उन सब पर लगातार वो झूठ बोलते रहे। भारत की इकॉनमी को लेकर उन्होंने जो कहा, ट्रंप की नकल करते हुए कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। पूरी दुनिया भारत से व्यापार करने के लिए, ट्रेड डील करने के लिए, एफटीए करने के लिए आतुर है। यूरोपियन यूनियन जिसके 27 देश सदस्य हैं, उससे एफटीए हमारा हो चुका है। अमेरिका से हमारी ट्रेड डील हो गई है, उसकी औपचारिक घोषणा हो गई है। उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर और संयुक्त डिक्लेरेशन जो है वो होने वाला है इसी महीने, या कहना है कि 15 मार्च तक ये हो जाएगा। तो अगर भारत की इकॉनमी डेड है तो ये सब लोग क्यों व्यापार करना चाहते हैं भारत के साथ, क्यों निवेश करना चाहते हैं। उसके अलावा भी एफटीए हुए, इंग्लैंड से हुआ है, ओमान से हुआ है, और कई देशों से हुआ है, और दूसरे कई देश कतार में हैं कि भारत में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। तो अब नया मुद्दा मिलने वाला था उनको, जो है अमेरिका और भारत की ट्रेड डील का, लेकिन वो जनरल नरवणे की किताब पर टिके हुए। अब आप बात समझिए, ट्रेड डील में अगर विपक्ष खामी निकाले, केंद्रीय बजट पर विपक्ष खामी निकाले, ये उसका संसदीय जनतांत्रिक अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी को उन अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। उन अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं चीन को बेहतर दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि चीन हमसे ज़्यादा ताकतवर है और चीन ने हमको दबा दिया, और चीन के सामने हमने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया या हम कमज़ोर पड़ गए। और इन तथ्यों के जरिए वो बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनडिसाइसिव है। जो उसमें उन्होंने दावा किया है कि किताब में है, उन्होंने जनरल नरवणे को संदेश दिलवाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कि जो उचित लगे करिए। इसका मिलिट्री पैरेलेंस में अगर आप बात करेंगे या फिर गवर्नेंस के संदर्भ में बात करेंगे तो एक ही मतलब होता है कि आपको फ्री हैंड है, आप ग्राउंड पर हैं। जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको संभालने के लिए, उससे निपटने के लिए आपको जो भी उचित लगे कीजिए, सरकार आपके साथ है। लेकिन राहुल गांधी इसका इंटरप्रिटेशन दूसरी तरीके से करते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लेने की बजाय
अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से बचने के लिए सारा मामला जनरल नरवणे पर डाल दिया। अब जनरल नरवणे भी फैसला नहीं लेते। अगर कोई स्थिति ऐसी आती कि दोनों पक्षों के बीच में युद्ध की नौबत आ जाती, दोनों ओर से हथियार चलते, तो जो ग्राउंड पर कमांडर है वो फैसला लेता। और यही पूरे गलवान के समय में हुआ और उसके पहले डोकलाम के समय में हुआ। और पाकिस्तान से जो झड़पें होती हैं वो पाकिस्तानी पहले चिढ़ाते थे भारतीय सैनिकों को, सेना अधिकारियों को, तुम्हारा आदेश दिल्ली से आता है, हमारा आदेश हमारी जेब में रहता है। अब मोदी के आने के बाद से ये हुआ है, तीनों सेनाओं के लिए खुली छूट है। उनका आदेश दिल्ली से नहीं आता, उनका आदेश उनकी जेब में भी नहीं रहता, उनका आदेश उनकी ज़बान पर होता है कि जो उचित होगा वो हम करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर को ही याद कर लीजिए। पहले दिन जो है हमारी सेना ने तय किया, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसका फैसला था कि आर्मी को, वायुसेना को, नौसेना को फ्री हैंड दिया जाएगा। जितने मरकज़ थे आतंकवादियों के, जितने ठिकाने थे, उनको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने पलटकर हमला करने की कोशिश की। तो फिर आर्मी चीफ नहीं आए प्रधानमंत्री के पास या सीडीएस के पास या रक्षा मंत्री के पास कि अब क्या करें। जवाब दिया गया और पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस नष्ट कर दिए गए, जो अभी तक उनका पुनर्निर्माण पाकिस्तान नहीं कर पाया है। सबसे घातक हमला हुआ किराना हिल्स पर, जहां पाकिस्तान के, या कहिए अमेरिका द्वारा रखे गए पाकिस्तान में परमाणु हथियार है, वहां हमला हुआ। आप याद कीजिए, 7 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, 8 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये उन 2 देशों का मामला है, हमसे क्या। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परिस्थिति बनी है उसके बारे में, उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब, ये उन 2 देशों का मामला हुआ, आपस में जाने। लेकिन जैसे ही 10 तारीख को भारतीय एयरफोर्स ने किराना हिल्स पर हमला किया, अमेरिका की नींद टूट गई। पाकिस्तान के लोग हर आधे घंटे पर 10 मिनट पर फ़ोन करने लगे अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री, जो भी अधिकारी हो सकते थे, सबको जो है लगाया गया। अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप तब भी करने से मना कर दिया और कहा कि आप सीधे संपर्क कीजिए भारत से। तब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया, हमारे डीजीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया। लगभग 3 घंटे बाद फिर फ़ोन किया कि किस लिए फ़ोन कर रहे थे। उन्होंने कहा बस कर दीजिए। मतलब ये पाकिस्तान का सरेंडर था। अब अगर आपने जारी रखा तो बर्बाद हो जाएंगे। भारत का स्टैंड था कि हमने जो लक्ष्य तय किया वो हमने हासिल कर लिया, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। ये दोनों डीजीएमओ की बात हो गई और तय हुआ कि इतने बजे, उससे कुछ घंटे बाद की बात थी, दोनों ओर से घोषणा होगी युद्ध विराम की। उससे कुछ मिनट पहले ट्रंप ने घोषणा कर दी कि हमने दोनों देशों के बीच में युद्ध रुकवा दिया, जो कि सरासर झूठ था। भारत सरकार ने हर स्तर पर उसका खंडन किया। संसद में प्रधानमंत्री ने खंडन किया। ट्रंप से निजी बातचीत में फ़ोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका खंडन किया। लेकिन ट्रंप को नोबेल प्राइज़ लेना था, तो उनको दावा करना था कि हमने कितने युद्ध रुकवाए, इसलिए वो ये बात बोलते रहे। अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसकी गंभीरता को समझिए। वो भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुतबा, जो उनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में वैश्विक मंच पर है, ग्लोबल स्टेज पर है, उसको धूमिल करना चाहते हैं। तो मतलब अगर आप दूसरे नज़रिए से एक देखें, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो, उनके कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला नहीं ले पाए, वो इनडिसाइसिव है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा डिसाइसिव कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है। और अगर राहुल गांधी को तब भी लगता है कि वो इनडिसाइसिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और ज़्यादा डिसाइसिव हो। तो प्रधानमंत्री और ज़्यादा डिसाइसिव केवल चीन से झड़प होगी या पाकिस्तान से होगी, उसे भी नहीं रहेंगे। फिर वो राजनीतिक रूप से भी रहेंगे, राजनीतिक रूप से डिसाइसिव होंगे और धैर्य छोड़ देंगे, तो राहुल गांधी के लिए एक ही जगह बचेगी, वो है जेल की। अब
लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। 9 मार्च को इस पर चर्चा होगी। चूँकि शुक्रवार को संसद का जो बजट सत्र है उसका पहला चरण पूरा हो रहा है, उसके बाद 9 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण, तो उस समय उस पर चर्चा होगी। वैसे भी स्पीकर को हटाने का या अविश्वास प्रस्ताव का आप नोटिस देते हैं तो उसके लिए 14 दिन का समय ज़रूरी होता है, तो वो समय भी पूरा हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जाहिर है कि सब विपक्ष के हैं। तृणमूल कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने दस्तखत किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने दस्तखत करने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने भी दस्तखत नहीं किए हैं और उनकी पार्टी का कहना है कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद है, इसलिए संवैधानिक पद की गरिमा रखते हुए उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। पहली बात तथ्यात्मक, नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक नहीं होता है। एक बात कांग्रेस के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप पूरा संविधान, जो संविधान हर समय लहराते हैं, वो संविधान का कोई पन्ना खोलकर बताएं कि यहाँ लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उस पद को कहीं नहीं लिखा है संविधान में। लेकिन राहुल गांधी और उनके समर्थकों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष, चूँकि नए नए बने हैं, राहुल गांधी पहली बार बने हैं, 11.5 साल में पहली बार मौका मिला है नेता प्रतिपक्ष बनने का, तो उनको लगता है कि ये संवैधानिक पद है। इसलिए आप देखिए, हमेशा जो तुलना कांग्रेस करती है राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से, जबकि दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। 24-25 साल का प्रशासनिक और शीर्ष पर प्रशासन करने का अनुभव है नरेंद्र मोदी को। आज तक जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने तब चुनाव हार गए अपना लोकसभा का। राहुल गांधी का सामाजिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में कोई योगदान नहीं है। उनकी सबसे बड़ी योग्यता है कि वो नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं और उनकी राजनीति के वारिस है। इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है और वो समय समय पर अपने बयानों से, अपने कर्तव्यों से बताते रहते हैं कि मुझ में और कोई योग्यता है नहीं। लेकिन ये झूठ उनका पकड़ा गया है। अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि कोई भी शर्मदार आदमी हो तो कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, किताब नहीं छपी है, ये पब्लिशर कह रहा है, ये लेखक कह रहा है, तो उन दोनों की बात एक है तो वही सही होगी। लेकिन राहुल गांधी उस बात पर अड़े हुए हैं। तो अब देखिए, 120 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है और विपक्ष के सदस्यों की संख्या कितनी है? 232। यानी 112 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो राहुल गांधी ने अपने इस प्रयास में बता दिया कि विपक्ष एकजुट नहीं है या वो पूरे विपक्ष को एकजुट करने में असफल रहे। हो सकता है वोटिंग की अगर नौबत आए तो इनमें से बहुत से लोग वोटिंग में कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, लेकिन अभी जो शुरुआती स्टेज पर स्थिति है, अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया गया है उसमें 120 सदस्यों के ही हस्ताक्षर है। तो 232 में से 112 ने क्यों नहीं चुना? 2 के बारे में तो मैंने बताया, पता है, राहुल गांधी ने नहीं दस्तखत किए और अखिलेश यादव ने। राहुल गांधी के पास, उनकी पार्टी के पास बहाना था कि संवैधानिक पद है। अखिलेश यादव के पास तो ऐसा कोई भी बहाना नहीं है। अब शर्ते कि विपक्ष ये नई बात लेकर आए कि लोकसभा में जो तीसरे नंबर की पार्टी होगी वो उस पार्टी के नेता को भी संवैधानिक पद माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह का रवैया चल रहा है विपक्ष का, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें वो कितने घटिया स्तर पर जा सकते हैं इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये स्थिति जारी रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस और ख़ासतौर से राहुल गांधी की हताशा बढ़ रही है, जैसे जैसे उनकी उम्मीद खत्म हो रही है कि कभी लौटकर सत्ता में आ सकते हैं, वैसे वैसे उनका व्यवहार जो है हर अनुशासन की हर सीमा को तोड़ रहा है, हर मर्यादा को भंग कर रहा है। तो उनके लिए संसद और संसदीय नियमों, परंपराओं का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए देश के कानून का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन अगर नेता प्रतिपक्ष कर रहा है तो आप समझिए कि मामला कितना गंभीर है। कायदे से तो ये मामला दर्ज होने के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। अगर पब्लिशर का बयान ना आया होता कि किताब नहीं छपी है तो उसके खिलाफ भी इसी प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन पब्लिशर ने स्पष्ट कर दिया कि हमने किताब नहीं छापी है। लेकिन जो किताब छपी नहीं
उससे उदाहरण दे रहे हैं राहुल गांधी। तो सवाल यह है कि वो कौन सी किताब है, वो सचमुच जनरल नरवणे की है या इनकी कपोल कल्पित है। मान लीजिए कि उनकी किताब जो लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट है किताब की, उसमें ये बात हो, तो राहुल गांधी को ये तो बताना ही पड़ेगा कि उनको कहाँ से मिला। केवल 3 जगहों से उनको पता चल सकती है, एक लेखक के पास, दूसरी पब्लिशर के पास, तीसरी डिफेंस मिनिस्ट्री में जब वेटिंग के लिए आई। तीनों में से कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि हमने किताब के अंश या किताब का पूरा मजमून जो है किसी और को उपलब्ध कराया या किसी और से शेयर किया। तो राहुल गांधी अपने ही बनाए झूठ के चक्र में फंस चुके हैं। अगर सरकार गंभीर होगी, यहां मैं मानता हूं, राहुल गांधी का समर्थन करता हूं कि अगर डिसाइसिव होगी ये सरकार, इस सरकार की लीडरशिप डिसाइसिव होगी, तो वो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन जितने भी कानून के प्रावधान हैं उन सब के तहत ज़रूर लेगी कि नहीं आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी ने संसदीय मर्यादा को जिस गर्त में पहुंचा दिया है, वहां से निकालने में भविष्य में जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसके लिए बहुत कठिन काम होगा। लेकिन राहुल गांधी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। उनको बताना पड़ेगा कि वो गलती कर रहे हैं। कांग्रेस में तो कोई बताएगा नहीं, सरकार को बताना पड़ेगा, जांच एजेंसियों को बताना पड़ेगा, और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, देश के संविधान को बचाए रखने और देश में अव्यवस्था न फैले, इसकी कोशिश, इसका प्रयास करने वाले या जिन पर ये जिम्मेदारी है, उनका दायित्व बनता है कि राहुल गांधी को सबक सिखाएं। उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा दिलवाएं, कम से कम सज़ा दिलवाने की प्रक्रिया तो शुरू करवाएं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर संसदीय जनतंत्र को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है और देश की प्रतिष्ठा को बचाना है, तो ये एक्शन होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।